स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मैं उमेश कुमार और मैं अभी विभागाध्यक्ष हूँ विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। अब बात करेंगे आपके बचपन की। तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? मेरी पढ़ाई लिखाई बचपन से दरभंगा में ही हुई है और पहले मैं प्राइमरी स्कूल वहाँ किला घाट में था। इसके बाद यहाँ मूसा मिडिल स्कूल में, इसके बाद सर्वोदय हाई स्कूल दरभंगा और फिर सर्वोदय हाई स्कूल के बाद मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा। फिर इसके बाद बीए हमने सीएम कॉलेज दरभंगा से किया और पीजी विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से किया था। 1983-84 में बैच था। क्या बचपन से ही आप चाहते थे कि एक व्याख्याता ही बने? बचपन से शिक्षक बनने की इच्छा थी और व्याख्याता पहले समझ में तो नहीं आ रहा था कि मतलब व्याख्याता बनना है, लेकिन शिक्षक बनने की उत्कट इच्छा थी और इसके बाद हमने इसके लिए प्रयास भी किया और एक समय ऐसा है कि मैं बना भी यहाँ। अब अपने लिए हिंदी को चुनने का क्या कारण था? हिंदी को चुनने का कारण था मेरा कि बचपन से मुझे कविता वगैरह लिखने की मतलब इच्छा रहती थी और मैं लिखता भी था। और मैं आपको बता दूं कि मैं पहले मैट्रिकुलेशन में मैं साइंस का विद्यार्थी था और इसके बाद इंटरमीडिएट मैंने कॉमर्स से किया और बीए हमने हिंदी से इसलिए किया कि मुझे सुगम लगा कि कहीं मुझे चूँकि अभाव था बहुत और उस समय ट्यूशन का भी जोर था कि ट्यूशन पढ़ के लोग अपना कॉमर्स या साइंस में कर सकते हैं। मैंने सोचा कि हिंदी जितनी सहज है और इसी सहजता के कारण मैंने उस विषय को लिया कि इसको कम से कम दूसरे जगह पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और मैंने मतलब बीए में ऑनर्स के रूप में सीएम कॉलेज में हमने हिंदी ऑनर्स को ही चुना। वर्तमान समय में आप साहित्य के क्षेत्र में एक जाने माने नाम बन गए हैं, तो इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? इसकी शुरुआत तो पहले से चुकी, जब मैं मैट्रिक में था उसी समय से कविता वगैरह लिखने लगा था। बीए में आया उस समय आकाशवाणी से जुड़ा, आकाशवाणी दरभंगा से, और मेरी दर्जनों कहानियाँ प्रसारित हुई वहाँ से। इसके बाद फिर वार्ता वगैरह में प्रसारण हुआ कई पत्र पत्रिकाओं में, जैसे कादम्बनी है, फिर इसके बाद मुक्ता है, इस सब में लिखने का अवसर मिला और छपा भी। सृजन संवाद नाम का एक पत्रिका आप ही के संपादन में निकले, तो ये विचार कैसे आया? सृजन इसलिए कि मतलब 2012 में मुझे लगा कि यहाँ पर जो पत्रिकाएं शोध की पत्रिकाएं निकल रही है, उसमें जो शोधार्थी हैं उनका बड़ा शोषण होता था। लोग बड़े पैसे वगैरह उसमें लेते थे और इसके बाद छापते थे। मैंने सोचा कि इसको ISBN करा लिया जाए और मैंने जो शोधार्थियों को छापा वो हमने फ्री में छापा, किसी से कोई शुल्क नहीं दिया हमने। और इसी दृष्टिकोण से हमने वो शुरू किया था कि कम से कम अधिक से अधिक शोधार्थी इससे जुड़े और अपनी बात रखने का उनको अवसर मिले, इसलिए हमने इस पत्रिका को शुरू किया था। VC के लिए जो चर्चा आती है उसमें भी आपका नाम आता है, तो इससे कितनी प्रसन्नता मिलती है? VC मिथिला यूनिवर्सिटी की VC की जब चर्चा होती है तो उसमें एक नाम आपका भी आता है, तो कितनी प्रसन्नता आपको इस बात से होती है? चर्चा होगी तो प्रसन्नता होगी ही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं बन पाऊंगा VC। हालांकि हमने करीब 10-12 साल हमारा हो गया प्रोफेसर ग्रेड में आए हुए, लेकिन हमने कोई ऐसा प्रयास भी नहीं किया। जो व्यक्ति हिंदी को चुनना चाहेंगे उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? उनको तो हम यही संदेश देंगे कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी और
विदेश में भी इनका अपना वर्चस्व है, चाहे BBC लंदन हो, चाहे मॉरिशस हो, फिजी हो और सूरीनाम वगैरह हो। वहाँ हिंदी का बड़ा वर्चस्व है। मतलब 2018 में विदेश मंत्रालय भारत सरकार से मुझे परमिशन भी मिला था जाने का। मॉरिशस में गया भी, वहाँ मैंने प्रेजेंट भी किया था। अच्छा लगा था, इतने सारे देश के लोग आए थे और सब हिंदी की बात जो सो करते थे, हिंदी में बात करते थे, तो अच्छा लगा था। मुझे लगता है कि वैश्विक स्तर पर इसकी बड़ी पहुंच है। और अभी आगे 10 जनवरी को विश्व हिंदी सम्मेलन है 26 में, वहाँ मैं एक अंतर्राष्ट्रीय जो संगोष्ठी है उसको कराने जा रहा हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से नव वर्ष की शुभकामना हमारे दर्शकों को दे दीजिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं यह कहना चाहूँगा कि आने वाला जो वर्ष है, जो मतलब 2026, ये सभी लोगों के लिए सुखदायी हो, शुभदायक हो। हमें अपना कीमती समय देने के लिए आपका